Live streaming is on. ऑन हो गया। ओके नीलू भाई, अभी आवाज और कैमरा दिखाई पड़ रहा है? वीडियो हाँ नहीं अभी दिखाई? दिखाई दिया, अभी दिया। चलिए बढ़िया। एक दो बार करेंगे हम, क्योंकि आप पूछ लेना, अगर अटक गया ना तो हो जाएगा सिंपल। फिर नेक्स्ट टाइम इसको सिखा देंगे, ये इसको कैसे कंट्रोल करना है, वो भी सिंपल है। चलो ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक कुल मिला के कुछ थोड़ी सी बातें करी हैं, है ना? थोड़ी सी बातों को आज पहले रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो थोड़ी सी बातें करी वो क्या क्या बातें हैं वो आप लोगों को पहले बतानी है। ठीक है, सबने नोट्स वोट्स थोड़े बहुत रिवाइज किए हैं? फिर ब्लैक आउट हो गया, फिर ब्लैक हो गया, फिर ब्लैक हो गया। इसका मतलब नीलू भा क्या है ना कि जो नेटवर्क है ना वो थोड़ा अच्छा और वो नहीं आ रहा है, क्लियर नेटवर्क नहीं है, मतलब गुड नेटवर्क नहीं है, सॉरी। हाँ बराबर है ना, वो ऑन ऑफ हो रहा है, उसकी बहुत चिंता ना करिए, थोड़ा सा इसको हाँ और देख लेंगे, है ना? यहाँ पे सब सिस्टम हाँ अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, कोई बात तो 2-4 दिन में और सही, लेकिन फिर एक एक करके चीजें सब सेट होती चली जाएंगी। हाँ। चलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ये धन्यवाद। सिस्टम अच्छा है क्योंकि फोन आता है तो भी बंद नहीं होता है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये एजुकेशन के लिए सॉफ्टवेयर है। और मुझे भी हाँ आपकी आवाज एकदम खूब बढ़िया से सुनाई पड़ रही है, एकदम सारे स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, है ना? हम हाँ लोग सही। इसको, और आपको भी बोर्ड खूब अच्छे से दिखाई पड़ेगा, है ना? अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तभी भी अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हाँ बताओ जिग्नेश, शुरू करो, बोलो क्या इतने दिनों में हमने सीखा, कुल मिला के उसका जिस्ट क्या निकला, उसका निचोड़ क्या है, क्या निष्कर्ष हमको मिला इतनी इतनी सारे दिनों में जो कुछ भी हमने पढ़ा है। 20 वो सत्र और ये 8-10 और सत्र आपने देखे, कुछ सत्र आपने रिकॉर्डेड भी देखे थे, है ना? उनसे क्या निचोड़ निकला, कुछ बातें अगर आपको कोई 10 बातें बतानी कि मुझे ये 10 बातें, इन बातों पर मेरा ध्यान गया है, तो आप वो कौन सी 10 बातें बताएंगे? जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग अपने नोटबुक में एक काम करिए, इसको आप नोटबुक खोलिए, नोटबुक में पहले लिखिए। ऐसे बताना आपके लिए कठिन हो सकता है ना? तो आपको लिखना है कि मैंने ये 10 बातें पढ़ी हैं, इन 10 बातों पर मेरा ध्यान गया है ना? तो घनश्याम बेटा जी, निहार बेटा जी, है ना, नीलू भा, सभी लोग लिखिए 10 ऐसी बातें जो आपको नई सीखने को, जानने को, समझने को मिली हैं, अथवा उन पर आपका ध्यान गया है ना? किन बातों पर ध्यान गया उसको लिखिए। लिखिए, आपके पास 5 मिनट का समय है, सोच समझ के लिखिए। मैम मेरा माइक चालू हो गया है और मैं नया स्टूडेंट हूँ। नीलू भा अपने को म्यूट कीजिए। घनश्याम बेटा जी का माइक चालू हुआ, किसका माइक चालू हुआ? हाँ मेरा हो गया माइक चालू। ठीक है, तो वीडियो ऑन करके देखें। वो भी हो रहा है। करिए, तो फिर आपका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, तब तक आप लोग बाकी लोग करें। बाबू बेटा जी अब उधर मत देखो, आप अपने हिसाब से लिखिए। Can you rename them? यस, पिन करो इनको। ठीक है, ओके। हाँ बताएं बेटा, घनश्याम बेटा आपने अभी तक कितने लेक्चर स्कूल अटेंड किए हैं? मैंने 3 लेक्चर अटेम्प्ट किया अभी। ठीक है, जो लेक्चर आपने मेरे अटेंड किए वो आपको कुछ समझ में आ रहे हैं? नहीं, सब कुछ नया नया लग रहा है। वो अर्थशास्त्र था ना, वो नया लग रहा था। ओके, आपने इतना लेट ये एडमिशन क्यों लिया है? कैसे पता चले आपको इस कोर्स के बारे में? वो हम गुरुकुल में से, हमने स्वामी ने करा दिया ये।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आपका एजुकेशन कहाँ तक पूरा हुआ है? कौन सा वाला? जो नॉर्मल एजुकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया है या ट्वेल्थ किया है? कहाँ तक आपकी पढ़ाई पूरी हुई है? मतलब 12th पास किया है। ट्वेल्थ पास किया है, ठीक है। हम्म। ठीक है, बढ़िया। तो आपको है ना, जो भी हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं एकदम नहीं लगेंगी अगर आप पीछे के 25-30 जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं ना, उनको अगर आप नहीं देखोगे ना, तो आपको एक पकड़ में ही नहीं आएगा कि हम बातें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना? वो तो वो आपके यूट्यूब में लिए, वीडियो है? हाँ, मैं अभी आपको भेज दूंगी, है ना, ग्रुप में हाँ हाँ। मैसेज सेंड कर दूंगी। और आपके साथ और भी जो 2-3 लोग हैं, सारे लोग मिल करके आप लोग इसको देख लीजिए। और क्या आपके लिए ये फीजिबल है कि आप किसी किसी दिन यहाँ पर कुकमा में क्लास करने के लिए आ सकें? नहीं ऐसा, मैं पूछूंगा दूसरे। ठीक है, अगर आ सकते हैं तो सैटरडे को या जिस भी दिन मैं ये मैसेज लिखूं कि आज आप लोग आ जाइए, तो उस दिन आप आने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ऑनलाइन लेक्चर का एक लिमिट है, कितने लेक्चर्स ऑनलाइन होंगे, सारे लेक्चर्स ऑफलाइन, मतलब सारे लेक्चर्स ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे, ठीक है? एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि हम लोग अभी आवर्तनशील अर्थशास्त्र और खेती को समझने के लिए बांदा जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ के करीब 10 स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें करा ली हैं। तो आपका पहला काम तो ये है कि अगले सैटरडे तक आप जो 3 नए एडमिशन हुए हैं, वो लोग पूरी हम्म। प्लेलिस्ट देख लें, है ना? और उस पर आधारित उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद ही आप ये समझिए कि आप एक तरीके से यहाँ पर एनरोल्ड हैं, है ना? क्योंकि अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर आगे कैसे बढ़ोगे बेटा, है ना? है कि नहीं? हाँ हाँ। है ना? तो अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय पर्याप्त है ना? अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के 30 घंटे का कंटेंट ही आपको सुनना है। सुनने के बाद एक टेस्ट होगा अगले शनिवार को आपका, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बाकी मैं आपके नंबर पे आपको पर्सनल मैसेजेस में या फिर ग्रुप में ही प्लेलिस्ट को भेज दूंगी और आपका पूरा आगे का कार्यक्रम भी बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे करना है। ठीक है ठीक ठीक है, है। ठीक है, चलिए, बढ़िया। तो अभी जो भी मैं कह रही हूँ उसको सुनिए ध्यान से। इसमें बहुत अपेक्षा ये मत रखिएगा कि सब कुछ आपको समझ में आएगा। जो कुछ समझ में आ जाए वो उत्सव है, जो ना समझ में आए वो यही है कि अभी ये तपस्या आपको अगले 1 हफ्ता करनी है। जब आप कंटेंट देखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? क्योंकि ये सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपने ना आज तक कभी सुना है और ना ही किसी को इस प्रकार की बातें करते हुए देखा रहेगा, ठीक है? इसलिए ठीक है। ठीक है, चलो चलो भाई। कोई देख देख के तो नहीं लिख रहा है? देख देख के नहीं लिखना है। पीछे से देख देख के लिख रहे हैं तो फिर ध्यान में क्या बैठा? तो अभी क्या करने हैं? अभी आप लेक्चर में बने रहें बेटा, ठीक है। लेक्चर में बने रहिए। थोड़ी देर में आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपको बढ़िया लगेंगी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। चलिए, बताओ भाई राजेश, आपसे शुरू किया जाए। कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान, कुछ लिख पाए कि नहीं लिख पाए हैं? कितना लिख पाए, कितने पॉइंट्स? 1-2 पॉइंट्स। आप कितने लिख पाए हैं? एक ही पॉइंट लिख पाए। आप कितने लिख पाए? 5। आप कितने लिख पाए? 4। आप एक एक ठीक है, आप लिखिए। चलो, तो 4 पॉइंट से शुरू करते हैं। बताओ भाई सुहानी, किन बातों पर ध्यान गया है? बोलो। करो है। हम्म जीवावस्था में जीव जानवर। फिर दूसरा पॉइंट। उल्टा हो गया।
व्यवहार में कुशलता, व्यवसाय में निपुणता। फिर और बस आपका ध्यान किस बिंदु पर गया है? धरती में 4 अवस्थाएं। चलो बताओ जिग्नेश। कौशल्य व्यवसाय व्यवहार विचार चेतना में विचार में ये ही और मैम वो असाइनमेंट भेजी थी वो लिखने की है? फिर से पूछिए। वो असाइनमेंट जो आपने भेजी थी वो लिखने की है? हाँ बिल्कुल लिखने की है। हमें ये नए कौन पूछ रहा है? स्टूडेंट घनश्याम पूछ रहा है। घनश्याम बेटा, मैं आपसे ना व्यक्तिगत रूप से बात करके आपको थोड़ा समझा दूंगी, है ना। मुझे कम से कम ठीक है, आपके साथ 10 मिनट बात करनी होगी, ठीक है। मैं आपको शेड्यूल कर दूंगी एक मीटिंग, और मैं ठीक से थोड़ा सा समझा भी दूंगी पूरा कोर्स का प्रोसेस वगैरह, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो। उसकी जगह न्याय धर्म सत्य और संबंध व्यवसाय और संतुलन और अस्तित्व में 4 अवस्था पदार्थ कांड जीव ज्ञान और अस्तित्व में पदार्थ में 120 प्रकार के तत्व हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्राणी, जलने वाला और बुझाने वाला और प्रयोजन, गुणवत्ता, संबंध और उपयोगिता और कोयला, ताप संतुलन के लिए। ये बात इसके दिमाग में बैठ गई भाई। जनक ने समझाया था कि अमावस का छोड़ है वो मूल में पानी ज्यादा रहता है और पूनम को तत्वों में पानी ज्यादा रहता है। जो आपको वजन बढ़ाना हो तो पूनम को कटाई करनी चाहिए और लंबे देर तक आपको रखना हो तो अमावस को कटाई करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। बाबू बताइए, आपका ध्यान कहाँ गया? अस्तित्व में 4 अवस्थाएं पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। मिट्टी, पानी, पत्थर, प्राण में पेड़ पौधे, जीव जानवर, ज्ञान में मानव, दूसरा प्रयोजन में पूरकता, संबंध और उपयोगिता। ठीक है। राजेश बेटा जी। अच्छा ये बताइए, संस्कारानुषंगीयता क्या होती है? संस्कारानुषंगीयता क्या होती है? जो ऑनलाइन जुड़े हैं स्टूडेंट्स वो भी बता सकते हैं। नीलूबा बताइए, संस्कारानुषंगीयता क्या होती है? सबसे समान व्यवहार। सबसे समान व्यवहार नहीं। सबको स्वीकार हो ऐसे व्यवहार का नाम है न्याय। मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग का ध्यान उधर जा रहा है, लेकिन सटीक शब्द नहीं आ रहे हैं अभी आपके। संस्कारानुषंगीयता, अनुषंगीयता का मतलब क्या होता है? पिछले लेक्चर में तो अपन बात की है अच्छे से। हाँ, मुझे ना एक्चुअली इन स्टूडेंट्स को, आप लोग थोड़ा एक काम करिए, थोड़ा आगे आ जाओ। जैसे चेयर लगाए थे ना, थोड़ा ऐसे सर्कल जैसे बैठ जाओ आके। अभी देखो, अभी मैं आई फोकस में। ठीक, हाँ ठीक है। बताओ अनुषंगीयता मतलब। राजेश, अस्तित्व में जो 4 अवस्थाएं हैं, चारों में अनुषंगीयता है। पदार्थ जो है उसको परिणामानुषंगीय कहा, वृक्षों को बीजानुषंगीय कहा, जीवों को वंशानुषंगीय कहा, और हाँ मानव को संस्कारानुषंगीय कहा। अब मुझे बताओ अनुषंगीयता का मतलब क्या है? बोलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। करेक्ट। परंपरा बनने की विधि। परंपरा से चला आ रहा नहीं, इसको भाषा में ऐसे बोलेंगे, परंपरा बनने की विधि, या फिर परंपरा में बने रहने की विधि, या फिर मैंने कहा था मल्टीप्लाई होने का तरीका। मल्टीप्लाई होने, हूबहू वैसा का वैसा बने रहने का तरीका। जैसा नीम का पेड़ पहली बार अस्तित्व में बना था, आज भी वो बीज वृक्ष पुनः बीज
पुनः वृक्ष, पुनः बीज, इस विधि से अस्तित्व में नीम वैसा का वैसा वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। तो अस्तित्व में कोई चीज इतिहास नहीं है। क्या बात पकड़ में आई? अस्तित्व में कुछ भी क्या है? हिस्ट्री नहीं है। हर चीज वर्तमान के रूप में है ही। इसी तरीके से जो पहली गाय बनी थी वैसी ही गाय, अगर हम मानव उससे छेड़खानी ना करे उसके जीन पूल से, तो वैसी ही गाय अभी भी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, जैसे लोहे के गुणधर्म धरती पर या इस पदार्थावस्था रूपी धरती पर पहली बार आया था, वही गुणधर्म आज भी वो मैग्नेट से आकर्षित हो रहा है, वो एज इट इज बना हुआ है। अब प्रश्न ये है कि क्या मानव भी वैसा ही बना हुआ है? ये जो पूरा दर्शन है बेटा, जो भी हम लोगों ने बात करी है, पृथ्वी खो जाए तो फिर क्लास में बैठ जाना आके, ठीक है ना? तो हम लोगों ने जो भी बातचीत करी है ना, इतने समय से हम जो बात करने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा ये जो डीवो कोर्स क्यों शुरू किया है ना, हमको कोई भी वैसे आवश्यकता नहीं थी कि हम एक ऐसा कोर्स शुरू करें। और ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा का कार्यक्रम किस लिए क्योंकि मानव को तृप्ति की तलाश है, ऐसा हमने पहचाना है। मानव को तृप्ति की तलाश है। अब हम सबको ये जांचना पड़ेगा कि क्या ये हमारे लिए लागू होता है कि नहीं लागू होता है। क्या हम सब तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं कि नहीं? हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जीपीएस हमारे अंदर बैठा हुआ ना, आप देखो आपके अंदर से पता नहीं कैसे हाँ और ना अपने आप आएगा। जैसे दुख हमको अच्छा लगता नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए अनुकूल संवेदनाएं सदा सदा बनी रहे, हमारे लिए संबंधों में निर्वाह अच्छे प्रकार से बना रहे। ये हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर हम आपसे एक बात पूछें कि ये धरती आप अपने अंदर से पूछ के बताइए, आप क्या चाहते हैं? ये धरती नष्ट हो जाए या धरती सदा सदा बनी रहे? क्या बोलोगे? सदा सदा बनी रहे, ये मानव चाहता है। तो ये जो पूरी बात है ये मान करके करी जा रही है कि मानव को तृप्ति की तलाश है, और मानव में तृप्ति का आधार क्या है? ज्ञान है। तृप्ति का आधार क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब है यथार्थ समझ। इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं संस्कार, इसी को तीसरी भाषा में कह रहे हैं सार्वभौमिक समझ। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी भूमियों पर जो सत्य हो। जैसे कि पानी जो है 100 डिग्री पे यहां पर भी उबलता है, अमेरिका में भी, और शायद चांद में भी 100 डिग्री पे ही उबलेगा। ठीक है, बात समझ में आए? ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं पूछूंगी फिर। सार्वभौमिक, संस्कार, यथार्थ समझ, ये सारी चीजें, या ज्ञान, ये सारी चीजें एक ही बातें हैं। तृप्ति का आधार ज्ञान है। इस बात का प्रमाण देखिए कि जब हम मानव जाति ने शुरुआत करी तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को क्या देता आया? किसी न किसी प्रकार की एक शिक्षा देता हुआ आया है। शिक्षा से मानव चाहता क्या था? इस ज्ञान की परंपरा को क्यों बनाए रखना चाह रहा है? क्योंकि उसको ये कहीं ना कहीं अंदर से है कि तृप्ति हमको इससे मिलेगी। ठीक है, तो ये शिक्षा देने का अभी की स्थिति में क्या है? कुल मिलाकर के कार्यक्रम क्या है? आजीविका निपट जाए, आप किसी तरीके से खाने की आपको कभी किल्लत ना हो, समस्या ना हो, ये हम चाहते हैं। उसके बाद जिनके पास खाने की समस्या नहीं है, मैं पहले ना बीबीए बीसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, बहुत पहले 2012 में। एक कॉलेज, संस्कार कॉलेज करके है यहाँ भुज में, वहां पर 2 साल मैंने पढ़ाया। तो मैंने उसमें बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग, भाई उनके पिताजी के बड़े किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है, किसी का ये वो। मैंने कहा भाई तुम लोग बीबीए क्यों कर रहे हो? ठीक है, बिजनेस करो ना जा करके, क्या जरूरत है? मन तुम्हारा लग नहीं रहा है पढ़ाई में। तो एक लड़का बहुत प्यार से आके एकदम आराम से कहता है, मैडम देखिए सही बात है ना आपकी, हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा बात बेटा सही है। तो अभी समझ में आ गया, या तो आजीविका के लिए है ना, या तो फिर विवाह के लिए पढ़ रहे हैं।
ये भी तो सही बात है ना, इसमें इससे कोई गुरेज नहीं, ये सब आज के हकीकत है। अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी और आपका केवल वाड़ी विस्तार में बहुत अच्छा सब कुछ हो, फिर भी कोई शादी करना बनता नहीं है। लड़कियों के साथ भी यही चीज है, लड़कियां भी सबको पढ़ी लिखी चाहिए अभी, ऐसा है कि नहीं है? कि नहीं है? अभी कहीं कहीं नहीं, थोड़ा लड़के से चाहते हैं कि कम पढ़ी लिखी हो, कम कमाने वाली लड़के की तुलना में लड़कों के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव हमको दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लिंग भेद और धन के आधार पर भेद और ये सब भी दिखाई पड़ता है। क्यों भाई, मेरी बात से सहमत है तो हाँ करिएगा, ना सहमत हो तो हम लोग सोचेंगे, ठीक है? सही बात। लेकिन जो शिक्षा है, सही, सहमत है, बढ़िया है ना। शिक्षा से किसी एक प्रकार की मानव में विकास की भी कल्पना बैठी हुई है, लेकिन वो विकास क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। और अभी हकीकत क्या है, विकास के स्थान पर हम लोग विनाश की स्थिति पर खड़े हुए हैं, है ना। हमारे स्वास्थ्य को लेकर के देख लें, हमारी शिक्षा से एक प्रकार का उन्माद लोगों के अंदर भरता चला जा रहा है, स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स आते चले जा रहे हैं और युद्ध की स्थितियां भी बनी हुई हैं, ठीक है। ये सब कुल मिलाकर के आदमी के लिए सोचने का समय है, ठीक है। और बाकी बात रही, वो तो मैंने बताया, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण खेती उत्पादन पर भी आदमी ठीक से खा भी ना सके, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं। तो जो तृप्ति का आधार ज्ञान है, तो आदमी क्या चीजें समझना चाहता है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये जो ज्ञान है इसको 3 हिस्सों में कह रहे हैं। मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद कह रहा है आदमी में ये कुछ चाहत है, वो एक चीज ये समझना चाह रहा है कि ये जो पूरा अस्तित्व है ये कैसा है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि हर बच्चा ये पूछता है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। हर बच्चा पूछता है। धीरे धीरे बच्चा जैसे ही 3 से 5 साल का हुआ, स्कूल में डाला, उसको फिर टीचर कुछ पूछने नहीं देता है। धीरे धीरे क्या होती है, उसकी जिज्ञासा कुंठित हो जाती है। तो यहाँ पर वो यहाँ शुरू कहाँ से किया था? जिज्ञासा से। जिज्ञासा का मतलब होता है ज्ञान पूर्वक सुखी होने की आशा। वो चाहता था जान करके समझ करके सुखी होगा, और पता चला कि आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति ये है कि हम सभी की जिज्ञासा कुंठित है। आधार कार्ड जो दिलू भाई, आधार कार्ड नहीं चाहिए, आप बंद कर लीजिए माइक। जिज्ञासा कुंठित है। सॉरी। हाँ ठीक है। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए? जिज्ञासा कुंठित है। उसके बाद एक और स्थिति घटी है कि हम जो कुछ भी समझते हैं वो बहुत आधा अधूरा समझते हैं, है ना। इतना आधा अधूरा समझते हैं कि हम कोई प्रश्न भी ठीक से नहीं पूछ पाते। कोई बात हमको बताई जाती तो भी हम पूरा कल्पना नहीं कर पाते, ठीक है। तो सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान का मतलब ये है कि अस्तित्व मतलब ये जो पूरी धरती, आकाश, पाताल, जो कुछ भी है ना, ये सब क्या है, कैसा है, क्यों है। आकाश, पाताल, धरती, ब्रह्मांड, सबको जानना चाहता है, ठीक है। इसको बोल रहे हैं अस्तित्व, ठीक। ये हम जानना चाहते हैं। अब देखिए, आप अपने अंदर झांक के देखिए कि जानना चाहते हैं कि नहीं चाहते। क्या यहाँ पर कहीं बैठ गए कि अब कुछ भी नहीं जानना है, बस जिंदगी में कुल मिला के ऐसा लगता है केवल भोग करते रहो या कुछ मजा आता रहे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी लगभग हम लोग यहाँ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि एक लंबी शिक्षा पा गए, ठीक है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन है भाई, हमारा इस धरती पर आने का पर्पस क्या है। ये एक दूसरी चीज है जो मानव सहज ही जानना चाहता है। अपने जो भी हमारे पास बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, बहुत सारे द्वंद्व, निराशा, उलझने जो चलती रहती हैं ना, तो उसके मूल में मानव अपने मैं क्या हूं, है ना, इसको हम कह रहे हैं मैं क्या हूं। साधारण भाषा बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे भाई मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये जानना चाहता हूं, ठीक है। और ये दुनिया क्या है ना, ये दुनिया को जानना चाहता है, खुद को जानना चाहता है, ठीक है। और दुनिया और खुद को जानने के बाद वो ये जानना चाहता है कि मैं किस तरीके से व्यवहार करूं। इसको अच्छे से लिखती हूं, मैं कैसे व्यवहार करूं, मैं कैसे रहूं कि मैं भी प्रसन्न रहूं, मैं भी खुश रहूं। देखो, सामान्य भाषा में लिखें तो मैं भी खुश रहूं और मुझसे भी सब खुश रहें और सब मुझसे खुश रहें। साधारण भाषा में इसको हम इतना कह रहे हैं,
ये हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जैसे ही किसी संबंध में कोई भी तनाव, गिला शिकवा ये सब आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसको कह रहे हैं कि हम हर मानव ये चाहता है, इसको यहां पर कह रहे हैं मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। मानवीयता, ह्यूमेन, मानव की तरीके, जानवर की तरीके नहीं, मानव की तरीके, मानवीयता पूर्ण आचरण का ज्ञान, आचरण ज्ञान। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कह रहा है मानव ये 3 चीजें जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि मैं किस तरीके का बिहेवियर करूं, ठीक है, हु एम आई, और अबाउट द एग्जिस्टेंस। तो हम जितनी भी अभी तक बातें कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं इनसे सारी जुड़ी जुड़ी बातें थी, ठीक है। तो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि भाई मानव जो है, हर बच्चा जो जिज्ञासा है वो कैसे व्यक्त करता है? हर बच्चे में 3 सद्गुण पाए जाते हैं बचपन से। क्या क्या? न्याय का बोलो, न्याय का याचक, ठीक। फिर सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता। सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। ये सारे बच्चे बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होते हैं। और मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद ये कह रहा है कि जब भी कोई बालक आता है ना, अभी तक हमने माना है कि पूर्व जन्मों के बहुत सारे संस्कार बहुत पीड़ित करते हैं आदमी को। बाबा जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। हर बार प्रकृति सहज विधि से एक क्लीन स्लेट आती है, ठीक है, क्लीन स्लेट आती है। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये बात पकड़ में आती है ना, जिंदगी बड़ी आसान हो जाने वाली है। हर बार देखो, ये जो कोई भी मानव संतान है, ठीक है, मानव संतान मतलब एक छोटा बच्चा। आप अपने आप को कल्पना कीजिए, ठीक है, मैं अपने को कल्पना करती हूँ, आप सब अपने को कल्पना कीजिए, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको भी आप कल्पना में ला सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कह रहे हैं जो मानव संतान रहती है, ठीक है, ये जो मानव संतान है ये बाय डिफॉल्ट न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। ये किसी भी रंग, नस्ल, धर्म, मत, पंथ, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, लिंग का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात, कोई भी अपराधी मरा हो, कोई भी व्यभिचारी मरा हो, कोई भी बड़े से बड़ा संत मरा हो, जो भी इसमें जो चैतन्य पक्ष है ना, ये जो चैतन्य पक्ष है, यहां ना इसको लिखें, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखती हूं, है ना, जो चैतन्य पक्ष है। हो गया बेटा ऋत्विक? हो गया, चलो ठीक है। तो फिर आ जाओ, बैठ जाओ आपके चेयर पे, ठीक है। थोड़ा सा दूर बैठो, अच्छा बढ़िया। तो जो चैतन्य पक्ष है, वो चैतन्य पक्ष बार बार क्या है? न्याय का याचक, धर्म का और सत्य का, न्याय धर्म सत्य का ही याचक है। अगर आपसे पूछें हमको न्याय की याचना शरीर के किस भाग में होती है, तो आप बता पाओगे कि हाथ को न्याय चाहिए, मेरे पैर को न्याय चाहिए, जैसे पेट में खाना चाहिए रहता है, पता चलता है ना, शरीर को स्नान चाहिए, पता चलता है एक समय के बाद। तो क्या शरीर के किसी भी भाग में आपको न्याय चाहिए ऐसा पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो जो चैतन्य पक्ष है ना, इसकी कुछ प्यास है, ये बता रहे हैं कि इसकी कुछ प्यास है। तो इसकी प्यास है न्याय, धर्म और सत्य में जीने की। न्याय मतलब सही से व्यवहार करने की, है ना, धर्म मतलब चारों अवस्थाओं को अच्छे से बना के रखने की, और सत्य मतलब सहअस्तित्व में जीने की। इसको तो मैंने कहा है ना, और अच्छे से खोलेंगे, यही तो खोलना है, ठीक है। तो कह रहे मानव संतान बाय डिफॉल्ट ऐसी होती, कोई भी अपराध, आपको अपने पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण है? आप लोग कितना भी अच्छे से अच्छा या कितना भी खराब से खराब जीवन जी करके आए? बहुत रेयर केसेस में कहीं कहीं होते भी ऐसे कुछ किस्से, किसी को कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो रेयर है। 99.99% लोगों के पास क्या होता है? क्लीन स्लेट आती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है वो बहुत उसका ध्यान एकदम आध्यात्म की तरफ लगा होता है,
एक बच्चा जो है बिल्कुल ही संसार में डूबा हुआ होता है। ये ऐसा कैसे भेद होता है? ये थोड़ा सोच के बताइए कैसे होता है? बताओ आपको क्या लगता है कैसे होता है? शिक्षा के ऊपर। अच्छा, पहले हम लोग थोड़ी ये बात करते हैं। आप अपने अंदर एक बात बताइए मुझे, आपको सोच के बताना है अपने अपने अंदर से कि आपके अंदर एक ज्यादा ये क्यूरियोसिटी आ गई या आपको लगता है कि ये बात मेरे अंदर बाकी लोगों से डिफरेंट है। आपको ये पहचानना है अपने भीतर। कौन सी क्वालिटी है जो आपके अंदर डिफरेंट है, या बचपन से ही आप में वो प्रखरता रही है? बताओ बताओ सुहानी, रिद्धि, क्या चीज लगती है कि मेरे अंदर ये चीज डिफरेंट रही है, आपके माता पिता आपको बोलते हो? बताओ, सोच पा रहे? कुछ आ रहा है ध्यान में? ऋत्विक, चलिए मैं बताती हूँ। मुझे है ना सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसा लगता था, मुझे ना ये जो अध्यात्म वगैरह की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। आपके लिए उदाहरण के लिए बता दिए। अब बताइए आपका रुझान किस तरफ अधिक था? जनक सर आपका किस तरफ था बचपन से? हाँ हाँ ठीक, बचपन से किसी तरफ एक तरफ ऐसा लगता था कि रुझान ज्यादा है नेचर की तरफ। टेक्निकल चीजों की तरफ। ठीक है, आप लोग बताओ। चलिए अभी बताइए, आज की स्थिति में, बचपन में ना सही, आज की स्थिति में आपको कौन सी चीज ज्यादा उसमें एक क्यूरियोसिटी बैठती है? क्यूरियोसिटी मतलब एक उत्सुकता रहती है उसको जानने की, समझने की। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं। बोलो। गेमिंग एंड बिजनेस। गेमिंग एंड बिजनेस। बताओ जिग्नेश। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपका रुझान है। ठीक, आप बताओ। एग्रीकल्चर और म्यूजिक। अरे वाह, आपका? गेमिंग। अच्छा, आप बताओ। इतिहास है, वाओ। आपका? एग्रीकल्चर। इंटरेस्टिंग। एक तो मुझे दो ऐसे अभी शब्द सुनने को मिले। हाँ, क्या? बोलो, कुछ बोलना है तो बोलिए बेटा। मानव संतान मतलब ह्यूमन चाइल्ड। अच्छा, कोई बात नहीं, हम कुछ बात कर रहे हैं, अब इसको वापस से रख दूंगी, ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली है कि आपको एग्रीकल्चर अच्छा लगने लगा, आपको इतिहास अच्छा लगने लगा? फिर मैं अभी अपनी बात बताऊंगी, है ना, फिर आपको भी बतानी है। आपको ध्यान करके सोचना है कि कहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली है। इसको याद आ गया जिग्नेश को? हाँ, कहाँ से? पारिवारिक माहौल। पारिवारिक माहौल में भी किसी का नाम ले सकते हैं प्रिसाइसली टू द पॉइंट कि इनके कारण ऐसा है? हाँ? दादा, बढ़िया, दादाजी से। ठीक, आप बताइए, बिजनेस की और गेमिंग की प्रेरणा कहाँ से आई है? पिताजी से तो बिजनेस की आई होगी, गेमिंग की फ्रेंड से आई होगी। ठीक है, दिलू भाई माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ ठीक है, आप बताइए इतिहास की प्रेरणा कहाँ से आई? इतिहास कैसे अच्छा लगता है? दादाजी से। कैसे दादाजी से इतिहास की प्रेरणा आई?
अच्छा, बढ़िया। फिर परिवार में किसी को आपको बताना है। देखो, परिवार ऐसा नहीं होता कि पूरे परिवार में सबको एक ही चीज अच्छी लगती है, ऐसा नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो जिससे हम प्रेरणा ग्रहण कर लेते। बताओ भी, सोचो भाई, ये बात बताओ। बाबू बेटा आप बताओ। पापा और दादा से। आप? दोस्तों से। म्यूजिक की प्रेरणा कहाँ से आई आपको? खुद से? नहीं। कौन सा म्यूजिक आपको अच्छा लगा? बचपन का कुछ कहानी, किस्सा? वैसे मुझे बोला इंग्लिश सॉन्ग वगैरह नहीं, संगवाणी होती है ना। कबीरवाणी? कबीरवाणी अच्छे लगते हैं आपको? कौन सा आपको भजन बताओ, कौन सा अच्छा लगता है? अरे तो बताओ भाई, मैंने गुजराती आवड़े छे। हाँ, अरे वाह, ठीक, बढ़िया। तो अभी हम लोग जब चलेंगे ना सब साथ में, तो अब आप फिर आपसे सुनेंगे, ठीक है? अच्छा है ना, अपने पास थोड़ा व्यवस्था हो गई एंटरटेनमेंट की। साथ में मिलके गाएंगे भी, है ना? चलो ठीक है। राजेश बताओ, किससे मिली प्रेरणा? दोस्तों से। कौन सा दोस्त? नाम लोगे किसी दोस्त का? कोई एक तो रहता है धुरंधर, है ना? है? महेश? महेश। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली या नोटिस करने वाली, जैसे इसने बोला ना बाबू बेटा ने, आपने, है ना, वैसे ही मैं अपनी दादी के साथ, मैं घर में बड़ी बेटी थी, तो ना मेरी दादी लेके जाती थी मुझे, और सारे बूढ़े लोग बैठ करके ऐसे ही भजन कीर्तन करते थे। तो वहां फिर मैं सवेरे जाती थी, है ना, उसके बाद स्कूल से आती थी, फिर शाम को मंदिर चले जाती थी। तो मेरा ये जो सिलसिला था चलने लग गया। थोड़े समय बाद मुझे इन सब बातों में रस आने लग गया, एक इंटरेस्ट आने लग जाता ना खुद से ही। फिर साथ में मुझे बड़े अच्छे टीचर्स मिले, जो लोग, जैसे संत कबीर मुझे बहुत अच्छे लगते रहे हमेशा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी सांसारिक बातें, है ना, करते थे। तो मुझे लगा कि ये एकदम वैसी वैरागी बातें नहीं करते हैं, संसार की उपमाएं दे दे के मतलब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। सुना है संत कबीर को? किसी ने सुना, पढ़ा है आप में से? सुना है? बताओ संत कबीर का कोई दोहा। बताओ बताओ। कोई कबीर का दोहा नहीं याद आ रहा है? हैं? बाबू को याद आएगा। हाँ। कुछ नहीं याद आ रहा है? अरे ठीक है। तो एक दोहा मुझे याद आ रहा है, वो ऐसा कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा तेरा खुदा है। को मीनिंग समझ में आया? कंकड़ पत्थर जोड़े, ये जो हम लोग सीमेंट और गिट्टी और बालू रेत सब कुछ डाल डूल के हमने क्या बना ली? मस्जिद। मस्जिद बना लो, मंदिर बोलो, चर्च बोलो, जो कुछ भी एक स्थान बना लिया। और कह रहे कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, उसको हमने चुना लिया मतलब बना लिया, ठीक है। और कह रहे हैं उस पर चढ़ करके मुल्ला जो है, पंडित जो है, वो बांग देता है ना, आपने सुना होगा ना, 5 जो अजाने रहती हैं उसमें आवाजें आती हैं। ये आवाजें हर उसमें आती हैं, घंटी भी बजती है, आरती भी होती है, सब, है ना। फिर वहीं बांग भी चलती है। बांग वैसे मुर्गे को बोलते हैं बांग देना, है ना, सवेरे बांग देता है वो। तो ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा तेरा खुदा। तो जब कह रहे खुदा जो है या अल्लाह जो है वो हर जगह है, आपको हमेशा देख रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहरा है क्या आपका खुदा, इस पे जो चढ़ के चिल्लाने की जरूरत पड़ रही है ना। तो ऐसे बहुत सारे दोहे, बहुत सारी उपमाएं उन्होंने दी हैं, ठीक। चलिए, तो इस बात से मैं ये बात बताना चाह रही थी कि मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कह रहा है कि जो मानव संतान रहता है ना, इसकी स्लेट एकदम क्लीन रहती है, और ये सारी प्रेरणाएं जानते हो कहां से ग्रहण करता है। इसको मैं कह रही हूं मानव परंपरा, ठीक है। तो मानव परंपरा में जो भी कुछ उपलब्ध रहता है, जैसे इन्होंने कहा मुझे गेमिंग पसंद है, तो गेमिंग पसंद है जब इस समय में आप हुए हैं, तो आपके 2000 साल पहले कोई भी बच्चा बैठ के ये नहीं कह सकता है कि मेरा इंटरेस्ट गेमिंग है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज के 15,000 साल पहले कोई नहीं कह सकता है कि मुझे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, कोई नहीं कह सकता है। वो शायद बोलते होंगे कि मुझे ना हिरन मारना बहुत अच्छा लगता है, उनका हॉबीज यही सब चलता होगा, है ना, कुछ अपना बताते होंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं करीब 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। ठीक है, तो 15,000 साल पहले कुछ हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत अद्भुत है कि मानव, ये जो हर मानव संतान, जो भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे क्लीन स्लेट पैदा होते हैं, और ये क्लीन स्लेट पैदा हुए बच्चे, इनमें जो जिज्ञासा रहती है, न्याय धर्म सत्य के लिए कुछ जिज्ञासा रहती है, और ये जिज्ञासा की अपेक्षा करते हैं किस विधि से, कुछ प्रश्न उत्तर पूछ करके चाहते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहला प्रश्न किससे करते हैं? अपनी मम्मी से, अपने मम्मी से, पापा से, घर परिवार में जितने लोग होते हैं उनसे प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। जब कोई सटीक उत्तर नहीं मिलते हैं बच्चे को भी पता चलता है कि सटीक उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका मन शिक्षा से विरक्त होने लग जाता है। या आप में से, हम में से जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि हम अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, असल में मामला उल्टा है। उल्टा मामला इस तरीके से है कि आपको जीवन में अच्छे टीचर्स नहीं मिले जिन्होंने आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया हो। ऐसी बात, दर्शन ऐसी बात कह रहा है ना। ठीक है, अच्छा रब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मानव परंपरा में जो भी कुछ उपलब्ध रहता है, वो हर एक वस्तु जो बच्चे के सामने हो रही है, की जा रही है, बताई जा रही है, जो कुछ भी उसके सामने किया जा रहा है, बच्चा उसको अब्सॉर्ब करता रहता है, बिल्कुल, है ना। और उसका पूरा मेंटल डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे कि आजकल आपने सुना है कि लोग कहते हैं आजकल अश्लीलता बहुत बढ़ गई है, बच्चे पता नहीं कैसे कपड़े पहनने लग गए हैं, क्या हो रहा है। लेकिन आपने देखा वो डांस कंपटीशन होता है, उसमें 6-6, 7-7 साल की लड़कियां, लड़के सब कैसे अजीब सा डांस कर रहे होते हैं, जैसे बिल्कुल बहुत बड़े लोगों की तरह डांस कर रहे होते हैं, होता है ना। तो ये सब एक्चुअली कहां से आ रहा है? मीडिया से आ रहा है, जिसको बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करने वाले बच्चों का ही तो प्रोत्साहन हो रहा है, उन्हीं बच्चों के लिए तालियां बजाई जा रही हैं जो कि इस तरीके के काम कर रहे हैं। जो बच्चा एक सामान्य, उसका कोई पूछ नहीं है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, यहां पर इसकी जिज्ञासा हो जाती है कुंठित। ठीक है, होना क्या चाहिए था? जिज्ञासा होनी चाहिए थी तृप्त, हो गई क्या? कुंठित। और कुंठित होने के साथ इसमें बहुत सारे अंतर्द्वंद वाले विचार भर दिए जाते हैं या भर जाते हैं। अंतर्द्वंद, ठीक है, अंतर्द्वंद भर जाता है। अंतर्द्वंद का मतलब होता है उहापोह, ये करूं वो करूं, कैसे करूं, क्या करूं, बोलूं ना बोलूं, बोलूंगी तो कैसा लगेगा, बोलेंगे तो कैसा लगेगा, कैसा ये कैसा होगा, वो कैसा हो जाएगा। और इस तरीके से ये बच्चा कैसा हो जाता है? जिज्ञासा अतृप्त रह जाती, ये वाला भाग खाली है, कुंठित हो जाता है और अंतर्द्वंद से भरा हुआ हो जाता है। अंतर्द्वंद से हम भर गए हैं, और अंतर्द्वंद से भरे, जब हम अंतर्द्वंद से भरे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा एक व्यक्तित्व, हमारा एक ऐसा व्यक्तित्व है ना, नहीं बन पाता जिसको आगे की पीढ़ी कॉपी करे, है ना। तो इस ऐसा व्यक्तित्व ना बन पाना कि अगली पीढ़ी में जाए, इसी को बोल रहे हैं संस्कारहीनता। ये दर्शन उसको संस्कारहीनता बोल रहा है। तो अगली वाली पीढ़ी पुनः परेशान हो। देखो, ये बच्चा जो जिज्ञासु था, ये कुंठित किया, मतलब कुंठित होने का मतलब है कि पिछली पीढ़ी के पास वो सभी उत्तर, वही सभी प्रॉपर शिक्षा नहीं थी और प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। दूसरी ये भी बात है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी तो बच्चा क्या हो गया? कुंठित। अब ये कुंठित बच्चा भाई खाएगा पिएगा, बढ़ तो जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक दिन यही लोग माँ बाप बन जाते हैं। हम भी एक समय छोटे थे, अभी बड़े हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग बड़े हो गए, फिर बहुत सारे लोगों के बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद ये कुंठा ही आगे आगे बढ़ती चली जा रही है, और ये कुंठा मल्टीप्लाई होते चली जा रही है। तो कुंठा मल्टीप्लाई होने का कारण आजकल क्या बोल रहे हैं? जेन जी जो है वो ऐसी है, वैसी है, ये जो भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना बहुत उल्टा है।
मुझे ऐसा लगता है ये वो जनरेशन है जो कुछ बहुत बड़ा बढ़िया काम करेगी, क्योंकि उसके ऊपर दबाव बहुत आ गया है। आ गया है कि नहीं आ गया है? आ गया है। अभी सही करना आपका काम है। तो ये कह रहे हैं मानव परंपरा, मानव, अभी हमारी जो परंपरा है वो क्या है? अमानव परंपरा है। अमानव परंपरा का मतलब होता है इसमें दो चीजें हमको सिखाई जाती हैं। एक हमको सिखाई जाती है जिसको कह रहे हैं दीनता हीनता, और क्या, हाँ बोलो अगली चीज, क्रूरता। दीनता हीनता का मतलब होता है जिसके आगे हम ऐसे खड़े होते हैं ना, यस सर, यस सर, यस मैम। किसी के आगे झुकना है ना, झुकना इसलिए नहीं कि हम उसकी श्रेष्ठता का सम्मान कर रहे हैं, उसके रूप पद धन बल के आगे जब हम झुकते हैं, अपने को हीन महसूस कराते हैं, उसको कह रहे हैं दीनता हीनता। ठीक है। और जिससे रूप पद धन बल में ज्यादा होते हैं उसके आगे हम क्या करते हैं? क्रूरता। तो बाबा जी एक नाम दिए हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को पहले तो अमानव कहे हैं और इसको भी स्पेसिफाई किए, एक नाम दिए हैं, इसको कह रहे हैं राक्षस मानव और इसको कहा है पशु मानव। एक प्रकार की पशुता है। ठीक है। तो ये पूरी शिक्षा में भी हमको यही ट्रेनिंग मिल रही है और पूरी व्यवस्था भी इसी प्रकार से है। जो बॉस रहे कर्मचारी है, वो जिसका बॉस है उसके सामने वो एकदम क्रूर बन जाएगा और फिर नीचे वाले को दबाएगा। तो एक प्रकार, इस प्रकार का अमानव, या फिर इसी को बोल रहे हैं जीव चेतना। इसका एक दूसरा नाम भी दिए हैं, जीव चेतना। और जीव चेतना इसको क्यों बोले हैं? क्योंकि अभी हम लोग हैं तो मानव, दिखने में ऊपर से रूप हमारा मानव जैसा है, लेकिन हम लोग क्या अपने को समझ लिए जीव जानवर। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि हम लोग मानव को सोच रहे हैं कि या तो वो भय से या प्रलोभन से नियंत्रित हो जाएगा। जैसे गाय कुत्ते को आप रोटी दिखाइए और वो खिंचा चला आता है, इसी तरीके से हम अभी क्या कर रहे हैं? किसी चीज, कोई रोटी, कोई गाजर आपको दिखाई जा रही है और जिसके कारण आप खिंचे चले आ रहे हैं। इसी प्रकार है ना, भय में एक और तरीका, एक तो जैसे कई प्रकार से ना, एक दूसरी विधि है दंड विधि, डंडा चलने की विधि, पनिशमेंट की विधि। आप देखिए पनिशमेंट से हम, अगला मैटर है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, और ये कंट्रोल आपके ऊपर पहले दिन से लागू है। दूध पी लो वरना वो झोली वाला बाबा आ जाएगा, तो भगीरा आ जाएगा। अब पता नहीं आप लोग को कैसे कैसे डराया गया। हमने देखा है बच्चों के साथ ऐसे डराना, काली बिल्ली आ जाएगी। ठीक है, वहां से शुरुआत हुई। ठीक है, फिर अगर नहीं पियोगे 2 झापड़ लगाएंगे। अभी ये शुरुआत होती है कि नहीं होती है? और अभी अगर आपने कुछ भी आपने ठीक नहीं किया, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टैक्स फाइलिंग करनी है, समय से नहीं हुई, तो दंड पड़ेगा। दंड कौन सा? आर्थिक दंड पड़ेगा। कोई आपसे गलती हो गई तो आपको जेल में भर दिया, पूर देंगे, क्या बोलते हैं, जेल में डाल देंगे, है ना? ये होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। अभी इसी को हम क्या कह रहे हैं? अभी व्यवस्था का स्वरूप कुल मिलाकर के कितना है? इसी को हम व्यवस्था कह रहे हैं। व्यवस्था क्या है? दंड से नियंत्रित करने की विधि। दंड का मतलब जानते हो क्या होता है? डंडा, पुलिस का डंडा, प्रशासन का डंडा, प्रशासन, शासन, दंड से नियंत्रित करना। आपने कभी वो मूवीज देखी जिसमें कहते हैं धारा 302A के तहत फलाने फलाने को 3 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई जाती है? ये सुना है आपने? तो ये जो पूरा हमारा संविधान है ना, संविधान जिसको कहते हैं, धारा फलाने फलाने के तहत, ये जानते हैं क्या है? पूरा का पूरा दंड संहिता। दंड मतलब डंडा, है ना? तो दंड में कैसा रहता है? शारीरिक दंड भी आपको मिलता है, शारीरिक प्रताड़ना, है ना? जैसे आप जेल में जाओगे तो ठीक से अच्छा खाना वाना नहीं मिलेगा, फिर आपसे मेहनत कराई जाएगी। ठीक है, फिर मानसिक प्रताड़ना। मानसिक प्रताड़ना क्या होती है कि आप, क्योंकि मानव संबंधों में जी करके सुखी होता है, तो वो एक अपनी काल कोठरी में बंद रहेगा, वहां ना किसी से बातचीत करना है, कोई संबंधी तो आपका होगा नहीं अपना। मानसिक प्रताड़ना हो गई। और कौन सा? आर्थिक प्रताड़ना। आर्थिक मतलब पैसा,
इतने का आपको जमानत कराओ, इतना का वो दंड फाइन भरो, फाइन बोलते हैं ना, तो ये इतने प्रकार से। तो संविधान बराबर दंड संहिता, बात पकड़ में आई। अब जबकि यहां पे बैठे हम सारे लोगों से अगर ये प्रश्न पूछें कि हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमें नियंत्रित करना किया जाए, पहला तो यही बात कि हमको नियंत्रित किया जाए, ये कितने लोग चाहते हैं? बताओ ऋत्विक, क्या चाहते हैं? आपको नियंत्रित किया जाए? अंदर से जो जवाब आए सीधा बोलो ना, उसमें इतना सोचो नहीं कि ये सही होगा कि खराब होगा। अंदर से एक आपको जवाब आता है, आपको उस जवाब को पहचानना है। आप अगर तर्क में पड़ेंगे ना तो आप सही जगह लैंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में, मैंने बताया ना, आपका एक मानसिकता बनाई गई है। देखिए ये जो है अंतर्द्वंद से भरा, ये आपके चेहरे पे अंतर्द्वंद तुरंत दिख जाता है। अगर आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, मैं नियंत्रित नहीं होना चाहता हूं, बोलो भाई। जब हम ये सारी जो लेयर है ना, ऊपर के जो कचरा है, उस लेयर को हटा के देखेंगे तो कुछ ज्ञान होगा, तो कुछ दिखाई पड़ेगा, अन्यथा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। बताओ भाई, नियंत्रित होना चाहते हो? नहीं। मानव दंड, ये कह रहे हैं व्यवस्था में अभी दंड से नियंत्रित करने का प्रावधान है, जबकि मध्यस्थ दर्शन कह रहे हैं हम क्या देखते हैं, तो ये देखते हैं कि हर मानव स्वतंत्र रहना चाहता है। अब अगर हम मान लो अभी हम पूछें स्वतंत्र रहना चाहते हो, तो क्या स्वतंत्र रहना चाहते हो? तो अब पूछते हैं, क्या स्वतंत्रता का मतलब मनमानी है? क्या चाहते हो? जैसे आपके घर में सभी लोग स्वतंत्र रहें, मैं आपको दो विकल्प देती हूं, ठीक है? तो स्वतंत्रता का मतलब क्या सारे लोग मनमानी करें? देखो आपके अंदर से जवाब आया नहीं, ठीक है? नहीं, स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ स्वतंत्रता क्या है। मैं आपको पता है पिछले कुछ दिनों बांदा सम्मेलन के लिए गई थी, पता है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के लिए गई थी। जब मैं नहीं थी तो हमारे एक काका हैं जो दर्शन का अध्ययन करते हुए, तो अब वो भी आपको बताया कि हमारे ससुर जी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं, तो जनक बहुत सारा समय सेवा करने में गुजार देते थे। फिर शाम को उन्होंने ऐसा कर रखा था कि अब आप चिंता मत करिएगा, आप अपने काम निपटा करके ही आइएगा, जनक भाई हमारे घर में खाना खाएंगे, ठीक? तो इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरी स्वतंत्रता है। आप बताइए, क्या ये मेरी स्वतंत्रता हुई कि नहीं हुई? क्या ऐसी स्वतंत्रता से मुझे या किसी को भी तृप्ति होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई। तो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है स्वतंत्रता का मतलब है संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीना। संबंध विहीन कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी पाना। अगर हम ऐसा कर पाते हैं बेटा, तब तो हम स्वतंत्र हुए। कभी घर में कोई लड़ाई अगर हो जाती हो और एक आदमी इधर जाए, एक आदमी इधर जाए, केवल आप देख ही रहे हो, तो ये झगड़ा देख के आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो मानव जो है ना, झगड़ा देख करके प्रसन्न होने वाली इकाई नहीं है, ये बता रहे हैं। ये आपका डिजाइन है, ये आपके अंदर बैठा हुआ है। आप कोई भी तपस्या कर लीजिए, आप कोई भी दिन झगड़ा देख करके प्रसन्न नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप बस ऐसे काठ के उल्लू की तरह बैठे रह सकते हैं। काठ मतलब लकड़ी के जैसे उल्लू, कोई मूर्ति हो, बस बैठे रहो। अब क्या करोगे? वो तो तुम वैसे भी बैठे ही हो, ऐसे हालत है। तो ये बता रहे हैं कि भाई मानव जो है, आज की व्यवस्था, यहां पे लिख देती हूं, आज की व्यवस्था। तो आज की व्यवस्था क्या है? दंड से नियंत्रित करने की व्यवस्था है, इसका नाम है शासन। अब बताओ शासन और व्यवस्था में क्या अंतर है? मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किसी को मैं दबाव पूर्वक नियंत्रित करूं, है ना, दबाव पूर्वक कि ऐसा नहीं करोगे तो अभी लाठीचार्ज चालू। और एक है कि हम अच्छे तरीके से स्वयं ही संबंध पूर्वक जी रहे हैं। किसको व्यवस्था कहेंगे? किसको शासन कहेंगे? किसको व्यवस्था कहेंगे? चलो ये प्रश्न बताओ राजेश। और अपने आप से स्वयं स्फूर्त हो वो व्यवस्था। बढ़िया।
देखा कितना सिंपल है ये। थोड़े से शब्दों को स्थिर जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सुंदर बात है। अभी तक हम स्वतंत्रता किसको माने? डंडे से। अभी हम लोग, एक पहले गोरे रंग के लोग थे, वो डंडा चला रहे थे, तो 15 अगस्त 1947 को गोरे लोगों के डंडे से मुक्ति पाए। फिर डंडा किसके हाथ में दे दिए? अपने जैसे रंग के लोगों के हाथ में डंडा दे दिए। तो क्या ये वास्तविक स्वतंत्रता हुई? नहीं हुई। इसीलिए हम अतृप्त हैं, क्योंकि क्या हमने सिस्टम को बदला? सिस्टम वही है। तो सिस्टम में कुछ ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा बता रहे हैं। तो आज की व्यवस्था क्या है? दंड से नियंत्रित करना और कुछ प्रकार के प्रलोभन देना। तो जानते हो क्या प्रलोभन होते हैं? प्रलोभन है कि तुमको ढेर सारा सुविधा और ढेर सारा संग्रह करवा देंगे, और फिर अपने को किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हर काम रोबोट से करवा देंगे। झाड़ू पोछा चाहिए, रोबोट कर देगा। आपको मरते समय असिस्टेंट नर्स की जरूरत है, रोबोट आके कर देगा। यही तो है सुविधाएं। सुविधाओं का सबसे बढ़िया स्वरूप यही है, और क्या स्वरूप है ना? तो बहुत सारा सुविधा कर देंगे। आप क्या करिए, कुल मिला के खूब सारा पैसों का संग्रह कर लीजिए। सब सुविधाएं बना बना के सारे वैज्ञानिक, सारे इंजीनियर यहां लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक सुविधा खड़ी हो जाए। ठीक, सोच के देखिए, एक व्यक्ति अपना आपके सामने हो, आप एक घर में अकेले रहते हैं, और एक रोबोट है जो आपका सारा काम कर रहा है ना? और एक है कि आपके कुछ अपने लोग हैं, संबंधों में आप बढ़िया तरीके से सारे लोग एक मन एक विचार के होकर के अच्छे तरीके से सब काम को कर रहे हैं। क्या लगता है, मानव ज्यादा तृप्त कहाँ होगा? अनुमान लगाइए केवल, बताओ राजेश, कहाँ तृप्ति होगी? संबंधों में तृप्ति होगी। तो एक बड़ी बेसिक सी चीज निकल के आती, आदमी जितने भी प्रकार की सुविधाओं में सारा का सारा तंत्र बनाने में भी जो लगा हुआ है, सारा इंजीनियरिंग, सारा साइंस लगा हुआ है, उतना सुविधा एक्चुअली आदमी को चाहिए ही नहीं। सारी सुविधाएं मूलतः संबंधों का अकाल है। मैंने क्या कहा? सारी सुविधाओं की जो भागदौड़ है ना, वो संबंधों का अकाल है। हम लोग जहां कच्छ में रहते हैं, इतना ज्यादा हाइपर सुविधा में अभी नहीं जीते हैं, थोड़ा बहुत में जीते हैं। जो और वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो तो एकदम हाइपर सुविधा वाले मोड में चलते हैं। अभी हमने कौन सी गाड़ी वो आई थी, वो कौन सी, वो महाराज वो लिए घूम रहे थे, 1.5 करोड़ की जो गाड़ी है, जिसमें वो कॉफी मेकिंग, वो अरे चलिए छोड़िए। एक कोई अभी गाड़ी आई है रोल्स रॉयस ने 1.5 करोड़ की वो गाड़ी नहीं आई है जो, अरे है जिसने टाटा ने अभी सियरा लॉन्च करी ना, उसी की जैसी डिफेंडर। हाँ, और डिफेंडर में ना पीछे एक वो कॉफी बनाने वाली मशीन दी हुई है। कैसा जीवन होगा? मतलब आज एक ये भी बड़ा थॉट है ना, अकेले चले जाओ पहाड़ों में, ठीक है, वहां जाओ, मैगी खाओ, कॉफी पियो और घूमो फिरो। आप लोग कभी उसको करके देखिएगा, जरूर एक बार करके देखिएगा। कितना भी आपको मध्य दर्शन समझ में आ जाए ना, मैं कह रही हूँ एक बार करके देखिएगा। हमने करके देखा है ये सब। अकेले कोई आनंद नहीं है। अकेले बैठी रही, थोड़ी देर बाद आपको ना कंटाला आएगा। गुजराती का एक कंटाला शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हिंदी भाषा में शब्द नहीं है, कंटाला शब्द है ना, एकदम जबरदस्त शब्द है ये। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ जो लोग इसको सुन रहे हैं तो कंटाला शब्द भी सीखे हमारे साथ। तो मानव है ना, असल में ऐसे जीना चाहता है। मैंने पिछले सत्र में बात करी थी, जब हम मित्रों के साथ होते हैं, है ना, मैंने हमारे बाड़ी में एक आदमी आता था, वो अपनी वो बकरियां चराने, है ना, तो घेटा और वो सब लेके आते ना चराने, और वो अपना उसके साथ है ना एक वो लिए रहता था तपेली, है ना, वहीं तपेली और सब चीज वहीं पे चाय बना के पीते थे। मुझे इतना बढ़िया लगता था वो, पूछिए मत। वहीं से सूखी लकड़ियां वहीं से जोड़ जाए, सब अपना मिल करके 3-4 लोग, अगल बगल वाले सबको बुलाओ। हाँ, अच्छा, वैसे ही बात को तोड़ के फ्लेवर के लिए नहीं, उसमें बस सुविधा नहीं है, इसलिए अभी भी हमारे वाले भी आते हैं ना, पीते हैं ना।
फ्लेवर तो खैर आ ही जाता होगा, मैं ये भी सोच सकती हूँ कि फ्लेवर भी आ जाता होगा, क्योंकि जब भी हम लोग वो मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह होते हैं उसमें पीते हैं तो फ्लेवर तो आ जाता है ना, फ्लेवर भी होता होगा। लेकिन उसको उसमें पीने में मजा भी आती थी। ठीक है, चलिए, तो आनंद के ना कुछ बढ़िया स्वरूप हैं। ठीक है, चलो भाई कर लेंगे। ठीक, तो आज की व्यवस्था में ना प्रलोभन दे रहे हैं सुविधा का, और उसके लिए क्या है, एक दौड़ है। किसकी दौड़ है? संग्रह की। आप दौड़िए, और दौड़ते दौड़ते किसी को हार्ट अटैक आया जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है, धरती विनाश की तरफ चली जा रही है। हमारे जैसे 2-4 लोग उसमें से निकल के इधर उधर भाग रहे हैं ना। हम भी रैट रेस का बढ़िया दौड़ रहे होते, अभी तो कहीं पता नहीं यूएस में हम भी बैठे होते है ना, फिर पता नहीं हमारी ही प्रस्तुत होना पड़ता है। जब जब मानव ये करता है उसको अच्छा कभी भी नहीं लगता। देखो, दीनहीन होके तो अच्छा नहीं लगता है, ये तो सबको समझ में आता है। क्रूर होके अच्छा लगता है क्या? क्रूर होके भी अच्छा नहीं लगता है। कभी किसी के ऊपर क्रोध कीजिए, डांट लगाइए, एक तरीके की संबंध में दूरी आ जाती है और वो हमको अच्छी नहीं लगती है। हम चाहते ये है कि सारे लोग एक मन हो जाएं, एक मन होकर के हम लोग अच्छे से कामों को अंजाम दें, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। लेकिन वो होगा कैसे? वो कुशलता हमारे अंदर नहीं है। तो वो कुशलता का आधार बता रहे हैं बाबा जी। बाबा जी मतलब श्री ए नागराज जी। वो कह रहे हैं वो कुशलता आती है इससे, ज्ञान से। जब तुम ये समझते हो कि दुनिया अखंड ब्रह्मांड ये है क्या चीज, इसमें क्या इसके सूत्र, क्या इसका धर्म है, क्या है ये चीज, ये समझ में आए। मैं क्या हूं, मेरा डिजाइन क्या है, ये समझ में आए, है ना। मेरा अगर मैं अपने डिजाइन के हिसाब से नहीं चलूंगा कोई तृप्ति नहीं होगी। और फिर सबके साथ मुझे कैसे रहना है इस धरती पर, ये समझ में आए। तो कह रहे हैं भैया सुख का रास्ता है। ठीक, अभी देखो कुछ बातें और कर लेते हैं। फिर हम लोग पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं आवर्तनशील अर्थशास्त्र या आवर्तनशील खेती को लेकर के। कल का वीडियो बेटा आप लोगों ने देखा था? सभी ने देख लिया? प्रेम सिंह वाला देखा? ठीक है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र, आवर्तनशील खेती, है ना, और उससे फिर अर्थशास्त्र, ऐसा है खेल। ठीक, अभी तक हम लोग यहां पर ही, जहां पर आप बैठे हैं रामकृष्ण ट्रस्ट में, यहां पर भी हम लोग सजीव खेती की बातें तो खूब करते रहे ना। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि अभी हमको ये आवर्तनशील खेती और डीवो कर सब चालू करना पड़ा? कि हमको क्या सोचा हमने? तो बताती हूँ थोड़ा क्या सोचा। अपना ये जो पूरा सजीव खेती का सिस्टम है ना, इसमें 3 भाग जो पदार्थ हैं, प्राण हैं और जीव अवस्था। ठीक है, और ये ज्ञान अवस्था मतलब हम मानव। तो जब ये तीनों चीजों का ध्यान रख के मानव उत्पादन करता है, ठीक है, उत्पादन करता है, इसको हम कह रहे हैं सजीव खेती या नेचुरल फार्मिंग या पर्माकल्चर या जितने भी अच्छे प्रकार की खेती है। ठीक है, आवर्तनशील अर्थशास्त्र कह रहा है भैया खेती क्यों कर रहे हो, जी ही क्यों रहे हो, ये बताओ पहले। काय को खेती कर करके खाते रहना, उसके बाद अतृप्त होकर मर जाना है? वो उससे बड़ा प्रश्न पूछ रहा है, खेती करना क्यों है, उससे क्या मिलेगा? हाँ, तो क्या करना है? हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए ना बेटा, पूछना चाहिए ना। पहले हमको ये बताओ खेती क्यों कर रहे हैं हम, खेती का प्रयोजन क्या? मानव ने खेती क्यों शुरू करी होगी आपके हिसाब से, बताओ। क्यों शुरू करी होगी हमने खेती? दौड़ाओ दिमाग अपना। हाँ बताइए दिलुबा। पहले शिकार के पीछे दौड़ता ही रहता था, बाद में स्थायी हो गया। स्थायी हो गया।
हाँ तो इसका मतलब क्या ये समझ सकते हैं कि मानव स्थायी होना चाहता था? जैसे जिग्नेश ने कहा कि उसको मजा नहीं आ रहा होगा शिकार करना। नहीं, सही बात है ना, आदमी सारा काम तो मजे सुख के लिए ही तो कर रहा है, आदमी सुख धर्मी है, ये बिल्कुल सही बात है। हम जो कुछ कर रहे हैं अभी, हमको जैसे हमने किया अपना ये केमिकल फार्मिंग, ठीक है, अब मजा नहीं आ रहा है, अब उसको छोड़ने के लिए भाग रहे हैं। ठीक है? पहले मजा आ रहा था, अब कह रहे हैं भाई नहीं मजा आ रहा है, सबको कैंसर होने लग गया, अब नहीं मजा आ रहा है, अब भागो वहां से। तो ये ठीक बात है भाई, हिरन को या जंगली जीवों को मार मार के खाना कोई आसान काम नहीं है। आप सोचिए, सवेरे उठे आप, उठ करके आपको मारना है और लिए अपने पास कोई बंदूक भी नहीं है अपने को जाना है, लिए भाला, ठीक है, आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है। उस दिन मान लो ठंड बहुत है ऋत्विक। हाँ, ये दूसरी समस्या है कि हमने मार उड़ के रखा, पता चला शेर, वो खून की जो स्मेल आती है उससे शेर दौड़ के आ गया, ठीक है, वो अपनी जान बचा के भागे, ठीक है। अच्छा, तो आप, अच्छा एक और बात बताइए, ये भी एक बड़ा अद्भुत प्रश्न है, आपको क्या लगता है मानव मूलतः शाकाहारी है कि मांसाहारी? शाकाहारी मूलतः, कैसे पता? जीप से पानी नहीं पीता। हाँ, ये तो एक जनक सर ने तो काफी तर्क करके आपको बता दिए हैं। छिप के पानी नहीं पीता। जंगल में जब मानव पहली बार आया होगा तो आपको क्या लगता है, उसने ये मतलब मांसाहारी हुआ होगा? क्या लगता है, आपका अनुमान क्या कहता है? हाँ, मैं इसका एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई बच्चा है ना, बच्चे के सामने आप मीट रखिए, ठीक है, और बच्चे के सामने कोई सेब या कोई भी ऐसी कोई फल रख दीजिए, कोई सब्जी भी रख दीजिए, आपको क्या लगता है बच्चा क्या खाएगा? सब्जी, सेब खाएगा। मतलब कि मानव की मूल प्रवृत्ति भी शाकाहारी है। हमारे परिवार में एक बच्चे को ना जबरदस्ती अंडा खाना सिखाया जा रहा है, क्योंकि अंडे में बहुत प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। बच्चा नहीं खाना चाहता है, उसका सिस्टम भी गड़बड़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसको अनुकूलित कर रहे हैं भाई जबरदस्ती। गर्मी होती है, हाँ। ऐसा, मतलब मैं बता रही हूँ कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें जैसी स्वीकार होती है ना, तो फिर हम वैसा बच्चों को डाल देते हैं। और बोलने वाले क्या बोलते हैं कि बिना प्रोटीन के कैसे चलेगा, उसमें प्रोटीन होता है। बल्कि जबकि शाकाहारी जी बढ़िया अच्छे से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, लंबा जीते हैं कि नहीं जीते हैं, अच्छा जीते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। मैडम, मैं टीवी में एक बार देखा था, चिंपांजी जैसे फल फ्रूट ही खाता है, लेकिन कभी कभी वो शिकार भी कर लेता है। हाँ, ठीक है, वो किसी स्थिति में कर लेता होगा जब उसको फल फ्रूट अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं तो वो शाकाहारी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ डिलूभा कि जब भी आप देखिए, जैसे गाय होती ना, आप उसको हरा चारा डालिए और सूखा चारा दोनों डालिए, क्या खाएगी? और जब हरा चारा ना मिले तब क्या खा लेगी? सूखा खा लेगी। इसका मतलब ये है कि सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट मानव में भी है, सर्वाइवल के लिए। जब उसको खाने लायक कोई वस्तु नहीं मिल रही है तो फिर वो ऐसी चीजें भी खा रहा है, खाता ही है, ठीक है। तो भाई, हाँ, तो उत्पादन क्यों? उत्तर तो आ गया, क्या उत्तर आया जिग्नेश? है सर्वाइव नहीं, स्थिरता के लिए, स्थिरता के लिए। इस बात से एक बात और समझ में आती है, मानव जो है ना जीवन में स्थिरता चाहता है। इसको विचार करके देखिए, मानव, हम सभी मानव और इस दुनिया का हर एक मानव जीवन में स्थिरता चाहता है। क्या लगता है रिद्धि, जीवन में स्थिरता चाहिए या अस्थिरता चाहिए? ऋतु संतुलन के आशय से अगर देखें तो ऋतुओं में भी स्थिरता चाहिए कि अस्थिरता चाहिए? क्या चाहिए? स्थिरता, यानी स्थिरता चाहिए। स्थिरता मतलब ठहराव, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, ठीक है। तो ऋतु स्थायी रहेगी तो बारिश भी नहीं होगी और ठंडी भी नहीं होगी, या तो बारिश गिरती रहेगी या ठंडी।
भैया मैंने शब्द बोला ऋतुओं का संतुलन। ऋतु संतुलन मतलब होता है निश्चित समय के लिए सर्दी, निश्चित समय के लिए गर्मी, निश्चित समय के लिए बारिश। बराबर है ना? जो 6 ऋतुएं हैं ये ऋतु संतुलन के साथ है। यदि ऋतु संतुलित नहीं है तो सर्दी के मौसम में भी गर्मी, गर्मी के मौसम में बारिश, बारिश के मौसम में गर्मी, ऐसा सब चलने लग जाएगा। ऋतु संतुलन के हाँ कोई उत्पादन संभव नहीं है, ये कहा मैंने। ठीक है, पकड़ में आ गई बात? ठीक है। तो कह रहे मानव जो है मूलतः क्या है, स्थिरता को चाहता है, स्थिरता चाहता है, स्थायित्व चाहता है। स्थायित्व का मतलब ये नहीं वो कि गति ना हो, गति तो चाहता है लेकिन निश्चित गति चाहता है। स्थायित्व का मतलब है निश्चित गति चाहना। जैसे हम सर्दी चाहते हैं भाई, गेहूं बोते और चाहते हैं कि सर्दी हो, ऐसा नहीं चाहते कि सर्दी हो ही ना। तो स्थायित्व का मतलब है ऐसा नहीं कि ठहर गया बस सब कुछ वैसा ही वैसा, नहीं। हम क्या चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। मतलब देखो क्या चाहते हैं, थोड़ा स्थिरता को समझ लेते हैं। जैसे बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है तो क्या उसको जैसे छोटा सा बच्चा होता है तो माता पिता क्या चाहते हैं, बच्चा क्या करे, अच्छे से खाए पिए, दूध पिए अच्छे से समय से, अच्छी उसकी नींद हो जाए, पेट उसका साफ हो जाए, अच्छे से खेले मुस्कुराए, इतना ही चाहते हैं। इससे ज्यादा नहीं चाहते हैं कि बच्चा पैदा होते ही से कमा कमा के खिलाने लगे या खेती में काम करने चल दे हमारे साथ, ऐसा नहीं चाहते हैं। तो मानव में जो है ना अपेक्षाएं भी अपने आप देखोगे परिवर्तित होती हैं, लेकिन मूल आशय हमेशा सेम रहता है। तो जैसे छोटा बच्चा रहता है तो मान लो करीब 1 साल का बच्चा तक रहता है ना, तब तक माँ बाप ज्यादा चिंतित नहीं होते अगर उनका बच्चा चले नहीं तो। लेकिन अगर 1 साल का बच्चा चलने का प्रयास ही ना करे तब उनको चिंता हो जाती है। तो फिर डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे, भैया क्यों नहीं चल रहा है हमारा बच्चा, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसे छोटा बच्चा रहता है उससे क्या है, जैसे हम उसको ऐसे ऐसे खिलाते हैं ना, तो हमारी इच्छा क्या होती है, जब हम ऐसे करें तो बच्चा हमारी तरफ देखे। तो हम उसके एक्चुअली सेंसेस को चेक करते हैं कि बच्चा देख रहा है कि नहीं देख रहा है। देख के हंस रहा है, 5-6 महीने का होता है तो अपेक्षा होती है कि बच्चा अब खिलखिलाए हंसे, ये अपेक्षा होती है। ठीक है, फिर एक समय के बाद लगता है बच्चा अब उलट जाए, पलट जाए, है ना, पलटने लगे अपने आप से, फिर घुटनों के बल चलने लगे। फिर एक समय के बाद अपेक्षा होती है कि बच्चा अब खड़ा हो जाए। फिर अपेक्षा होती है कि बच्चा जो है धीरे धीरे करके बोलने लगे, तो बच्चे को बुलाते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है तो उनके माता पिता के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाता है। तो हम स्थायित्व का मतलब है एक निश्चित गति चाहते हैं, निश्चित अपेक्षित गति। और ये निश्चित अपेक्षित गति हमारे अंदर पहले से बैठी हुई है। कोई भी माँ बनेगी, आप देखिए माता बनते ही धीर तक, कोई भी इस दुनिया की ऐसी माँ नहीं हो सकती है जो तुरंत ये चाहने लगे कि मेरा बच्चा बस पैदा होते से ही एकदम, है ना, अपने आप से सब काम एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा कोई माँ नहीं चाहेगी। तो मानव के अंदर एक डिजाइन है। वो डिजाइन क्या है, जैसे अपने बच्चे को देखते ही हर माँ के अंदर से ममता उमड़ ही पड़ती है। और माँ के अंदर से क्यों, पिता, है ना, मासी मासा, नानी नाना, दादी दादा, सबके अंदर ममता उमड़ती कि नहीं उमड़ती, एक होता है कि नहीं होता है। तो एक निश्चित अपेक्षित गति, एक समय के बाद लगता है कि अब ये बच्चा जो है केवल मम्मी के पास ही ना चिपका रहे, और लोगों के पास भी जाए, थोड़ा घूमने जाए, है ना, थोड़ा लोगों के साथ उसका एक हो, है ना, इंटरेक्शन हो। फिर लगता है मित्रता भी इसकी हो, अच्छे से मित्रता हो, है ना, ऐसी मित्रता हो जिससे हमारा बच्चा आगे बढ़े, ये भी एक अपेक्षा होती है। कोई भी माता पिता जैसे ही उनको दिखता है उनका बच्चा किसी गलत संगत में पड़ रहा है ना, तो आप देखोगे ध्यानाकर्षण के नाम पे, चाहे वो गुस्सा हो, पिटाई हो, जैसे भी बच्चे को रोकने का भरसक प्रयास करते हैं, भरसक। हर माता पिता के मन में ये अपेक्षा रहती है कि हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, गलत डायरेक्शन में ना पड़े। तो स्थायित्व का मतलब है रीलुभा कि निश्चित अपेक्षित गति जो हमारे अंदर एक बैठी हुई है। तो इसी तरीके से ऐसे चलते चलते लगभग 19-20 साल का जब बालक हो जाता है तो माता पिता क्या चाहते हैं, ये परिवार व्यवस्था में भागीदारी करने का भी जिम्मेदार हो जाए। 20 वर्ष में क्या अपेक्षित करते हैं, अब बच्चा जो है जिम्मेदार हो जाए। एकदम से छोटा रहता है तब उसको ये सब के लिए कोई दबाव नहीं रहता है। 20-21 वर्ष का होते होते सबके अंदर ये इच्छा आ जाती है। और जब ऐसा लगता है कि बच्चा जिम्मेदार नहीं हो पाया तो माता पिता उस फ्रस्ट्रेशन को बार बार निकालते रहते हैं। अद्भुत बात यह है कि वही कुंठित माता पिता जिन्होंने उसी कुंठित परंपरा से शिक्षा पाई थी वो दे भी नहीं पा रहे हैं।
बच्चा भी अगला जो भी संतान है वो भी कुंठित हो गया और कुंठित होकर के जिम्मेदारियों को ले पाने में अक्षम हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भाई शिक्षा में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, एक दो एक्सरसाइज मुझे और करानी, लेकिन थोड़ी और बात करते हैं। मैंने एक बात आपसे रखी थी सामने, मैंने कहा था ये जो धरती थी, इस धरती पर जो भी अपने पास चारों अवस्थाओं के रूप में है ना, जब ज्ञान अवस्था आई, तो ज्ञान अवस्था जब धरती पर आई ना, तो उससे पहले उसके भोजन की व्यवस्था थी कि नहीं थी? सभी प्रकार के जीव, मतलब वनस्पति, मिट्टी, है ना, हवा, पानी, सब कुछ बढ़िया था कि नहीं था? तो बढ़िया आहार की सुविधा थी और बढ़िया आवास की भी सुविधा थी कि नहीं थी? जरा सोच के देखिए, जितनी भी वस्तुओं से मानव ने आज तक अपना घर बनाया, जितनी भी वस्तुओं से, ये सब इसी धरती पर उपलब्ध था। वो मंगल और चंद्रमा और बुध पे नहीं गया लेकर के आने के लिए, भैया अपना बिल्डिंग मटेरियल लेकर के आओ। ये भी बड़ा अद्भुत है कि इस धरती पर पाए जाने वाले 120 तत्वों से मानव अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार कोई भी चीज बना सकता है। सोच के देखिए, मानव के मन में कल्पना आई कि हम यहां से कई हजारों किलोमीटर दूर बैठी मैं मेरी माँ से बात कर सकूं, ऐसी इच्छा है मेरे अंदर। और मेरे पास आज अपने हाथ में एक ये 130 ग्राम की डिवाइस भी है। 130 ग्राम की एक वस्तु से मैं वहां बैठे अपने माता जी से बात कर सकती हूँ, वो भी वीडियो कॉल। आप ये देखिए कितना अद्भुत है ये। और ये मटेरियल जो जिससे भी ये बना है, ये कहां पाया गया? इसी धरती पर। तो मानव को जो आवश्यकताओं के रूप में आहार, आवास, अलंकार, अलंकार का मतलब होता है कपड़े, आवास का मतलब होता है घर, और आहार का मतलब होता है भोजन, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हमने बोला था सामान्य आकांक्षा। सामान्य आकांक्षा का मतलब होता है ये हर एक आदमी को इस धरती पर चाहिए चाहिए चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये सर्वाइवल के लिए सामान्य आकांक्षा सबको चाहिए। सामान्य आकांक्षा का मतलब होता है जन सामान्य, सभी, बच्चा पैदा होते से ही उसको भूख लगती है, उसको कपड़ा भी चाहिए, उसको घर भी चाहिए, नहीं तो बच्चे नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ होती हैं दूसरी, कौन सी आकांक्षाएं होती हैं? सामान्य के बाद महत्वाकांक्षा, जिसको हम कह रहे हैं हाँ दूरदर्शन, दूरश्रवण, मतलब अपनी जितने भी मीडिया है अपने पास, ठीक है, और दूरश्रवण, ठीक है, टेलीफोन, वीडियो, जो भी कुछ है, टीवी है ना, और अपने ट्रांसपोर्ट, ये सिस्टम कब चाहिए आपको? ये चाहिए लोगों से जुड़ने के लिए। इसको बोलते हैं ये सारा सिस्टम आपको तब चाहिए जब आप एक समाज के रूप में रहते हैं, कई सारे परिवारों की परस्परता में कुछ क्रियाकलाप है, तब हमको ये सिस्टम चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ये समाज गति, अगर ये ना मिले तो आदमी मरेगा नहीं। सामान्य आकांक्षा सबके लिए, समाज गति सामाजिक होने के लिए। इसके बिना आदमी मर जाएगा, इसके बिना कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो धरती पर ये जो ज्ञानावस्था की इकाई जो मानव आया, मानव के आने से पहले ये बढ़िया धरती एकदम स्वर्ग सरीखी सुंदर सजी हुई थी कि नहीं? सब सजा हुआ था, हवा, पानी बढ़िया, सभी प्रकार के बीज, सभी प्रकार के फल, सब कुछ इस धरती पर था। आज ये सब कुछ इस धरती पर किसने गड़बड़ा दिया है भाई? कैसे गड़बड़ा गया? ठीक है, जब सब कुछ था, अच्छा एक बात और बताओ, जब सब कुछ था तो भी मानव ने खेती क्यों करी? और दूसरा प्रश्न जो जिग्नेश ने कहा, खेती ना करें तो क्या करें? ये भी बात है ना। अच्छा, खेती ऐसा ना कहें कि खेती ना करें तो क्या करें, ये पूछो क्या करें, या और अच्छे से पूछ लो मानव क्या करने के लिए यहां पर है भाई? पूरी मानव जाति का बताओ, ठीक है, मानव क्या करने के लिए यहां पर है? इसी को बोल रहे हैं कि मैं क्या हूं, कैसा जीना है भाई, उनको बताओ। ये मूलभूत जिज्ञासा है मानव की। मानव क्या करने के लिए यहां पर है? यहां पर मतलब धरती पर है, ये जानना चाहते हैं। तो खेती को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं उत्पादन क्यों, बताओ। अभी तो उत्तर तो हो गया इसका।
नीलू भा बताएंगे हाँ, खेती क्यों किया होगा मानव ने? खेती अपना पेट भरने और पेट भरने के लिए तो वो आखेट शिकार और जंगल से जा जाके सब ले ही रहा था ना चीजें, क्या दिक्कत थी? पेट तो रोज भर रहा था, क्या दिक्कत थी वहां? हाँ हाँ, ठीक है, शिकार में दिक्कत आ रही थी, मतलब रोज शिकार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत आ रही थी। और अभी आपने उत्तर दिया एक्चुअली इससे पहले, मानव को स्थिरता चाहिए, मानव को आश्वस्ति चाहिए भाई। किसकी? मानव को कल की आश्वस्ति चाहिए, कल की आश्वस्ति चाहिए। आज खाने का हो गया, इतने से मानव तृप्त नहीं है, जबकि जीव जानवर इतने से तृप्त हैं। आपने किस है? नहीं, संतोष कंप्लेंट करने से क्या हो गया? अभी बोल दिया संतोष नहीं है, लेकिन पूरी मानव जाति को आप देखिए, संतोष कर करके चले होते तो हो सकता है आगे ही नहीं बढ़ते हम, है ना। बात यह है कि डिजाइन क्या है आदमी का। ये तो कंप्लेंट है कि मानव को संतोष नहीं है। अब बात यहां पर बात कह रहे हैं कि मानव ज्ञानावस्था की क्या है, उसमें डिजाइन ही नहीं है, संतोष कोई और चीज है। मानव को संतोष होता है, जानते हैं कब? जब उसको कल की आश्वस्ति हो जाती है। कल की आश्वस्ति होनी चाहिए। संतोष तो उसको ऐसे कहेंगे कि संतोष क्या है वो समझ में नहीं आया, संतोष कैसे होगा ये नहीं समझ में आया। संतोष की अपेक्षा है, ये लिख देते हैं यहां पर, अगली बात यही कर लेते हैं ना। तो मानव में एक तो जिसको आप कह रहे हैं मजा, मजा मतलब वो एक सुख, मजा शब्द लिख देते हैं, ठीक है। उसको मजा चाहिए, मजा बराबर सुख, ठीक है। फिर आदमी को एक और चीज चाहिए, आपने कहा आदमी को संतोष चाहिए। अब इस पे प्रश्न चिन्ह है कि क्या मानव में संतोष होगा कि बस ऐसी कोरी कल्पना चल रही है? नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब है अभी नहीं है, दिक्कत नहीं, वही सही बिल्कुल है। जिग्नेश इस प्रश्न को ऐसे पूछिए, मेरे को संतोष हो जाए या सबको संतोष हो जाए? सबको संतोष हो, ठीक है ना। नहीं, ये भी भाषा देखिए, ये दूसरी बात है कि अभी हमको परंपरा से क्या भेजा गया कि हमको संतोष हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। संतोष क्या है, कैसे होता है, ये हमको समझना है, हम ये जानना चाहते हैं। ये हम अगर मध्य सेशन इसका उत्तर दे तो अपन बात आगे बढ़ाएं, फिर उसको समझा जाए, है ना। ऐसा कह सकते, ये प्रश्न करना ठीक है। एक और लिख देती हूं यहां पर, एक शब्द और, आदमी को थोड़ा शांति चाहिए। इसकी भी बहुत तलाश करते हैं लोग, शांति हो भाई, शांति 100%, बहुत बढ़िया, 100% शांति, 100% शांति, है ना। ये सच बात है भाई। और एक चीज जो ये मजा है ना, असल में जो मजा शब्द है इतना जबरदस्त है, इसको इसके आगे लिखें, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं मजा, इसको बाबा जी ने एक और शब्द दिया है, आनंद। तो कह रहे हैं ये 4 स्टेप में मानव के अंदर एक डिजाइन रखा हुआ है, उसको उसके अंदर इस चीज की प्यास है, तलाश है, तड़प है, उसके लिए तड़प रहा है, जहां तहां यहां वहां खोज रहा है, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है। जैसे संतोष को भौतिकता से खोजने गया, मिल नहीं रही, जिसको उन्होंने कहा कि मिल नहीं रही, हो जाए तो बढ़िया हो जाए सब, ये सही बात है। तो इसको जानते हैं उन्होंने क्या कहा है, बाबा जी इसको लिखे हैं, देखिए आपके अंदर से निकल के आ गया भाई। इसको बोले हैं मानव लक्ष्य, सॉरी इसको बोले हैं जीवन लक्ष्य। जीवन मतलब हमारा जो चैतन्य भाग है, उस चैतन्य में एक डिजाइन रखा हुआ है, हमको ये चाहिए 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 चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तब तक हम इसको खोजते रहेंगे, खोजते रहेंगे। अगर बार बार प्रयास करने से नहीं मिलेगा तो निराश हो जाएंगे और निराशावादी बातें बोलने लग जाएंगे। अगर मिल गया तो हम बताने चले जाएंगे दूसरे को कि हमको ये चीज मिल गई है। हम, क्योंकि आदमी नाम क्या है? व्यक्ति। मैंने आपको बताया था ना एक दिन क्लास में, व्यक्त होने वाली इकाई का नाम है व्यक्ति। व्यक्त होने वाली, आपको कुछ भी बढ़िया बात लगी, आप उसको दूसरे को बताओगे ही,
ये डिजाइन है। व्यक्त होने वाली इकाई बराबर व्यक्ति है। ऋत्विक सही, ठीक है। चलो, तो सुख शांति संतोष आनंद को कह रहे हैं जीवन लक्ष्य ये है। अब ये हमको चाहिए, कैसे मिलेगा ये कोई समझाए। ये मानव समझना चाहता है, ये हर बच्चा समझना चाहता था, स्लिप हो गया, ऐसा दर्शन ये बता रहा है। चलो पीछे देखें। तो आदमी ने उत्पादन करना शुरू इसलिए किया क्योंकि उसको कल की आश्वस्ति चाहिए, तभी जाकर के उसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, नहीं तो उसको महसूस नहीं होता। आदमी वो इकाई नहीं कि आज गया फिर ढूंढा फिर खाया, खा करके फिर पेट भर गया बैठ गया, ऐसा नहीं है। उसकी कल्पनाशीलता चलते रहती है। तो जो ये सामान्य आकांक्षा की वस्तुएं हैं ना, ये खास तौर से ये जब आवश्यकता से अधिक हमारे पास होती हैं, देखिए इसको जांच के देखिए, ये सूत्र बता रहे हैं, नियम है, ये कह रहे हैं आपका डिजाइन ऐसा है। आवश्यकता से अधिक अगर हमारे पास ये उपलब्ध होता है या उपलब्ध हो जाने का आश्वासन होता है, जैसे बच्चों के पास सब कुछ उपलब्ध नहीं होता लेकिन उनको आश्वासन होता है कि हमको ये मिल जाएगी, तो उनको एक आश्वस्ति रहती है कि हमको रोटी कपड़ा मकान मिलते रहेगा। तो आवश्यकता से जब अधिक होता है तो इसको कह रहे हैं आश्वस्ति। ये आश्वस्ति रहती है तो आदमी टेंशन फ्री होकर के रात में सो पाता है। इसको जांच के देखिए, नहीं तो उसके अंदर एक अजीब सी दीनता हीनता और कई बारी क्रूरता भी आ जाती है, कई बारी आवेश आ जाता है, तरह तरह की चीजें उसके मन में चलती रहती है। तो मानव को ये जो आवश्यकता से अधिक आश्वस्ति, ये वाला जो फीलिंग चाहिए था ना, ये उसको एक फीलिंग चाहिए। इस फीलिंग को मैंने कहा स्थिरता, और स्थिरता को मैंने कहा निश्चित गति। हर साल बोएंगे फिर ये आएगा, इतना आएगा, ये आएगा, वो सब आगे से आगे कैलकुलेशन करके रखता है और उस हिसाब से जब चलता रहता है उसको बढ़िया लगता रहता है। ठीक है, ये वाली फीलिंग चाहिए भाई। देखिए क्या डिजाइन ऐसा है, और अपना नहीं सारे लोगों का भी कल्पना करते जाइए। इससे जब भी हम किसी को भी हिलाएंगे वो आदमी रिबेल करेगा, आवेशित हो जाएगा। रिबेल मतलब हाँ, मतलब एक तरीके की प्रतिक्रांति करेगा। रिबेल मतलब क्या बोलते हैं, आंदोलन जैसे नहीं छेड़ देते हैं लोग। अगर आप किसी को उसका बेसिक राइट से आप हटा दीजिए तो वो एकदम आक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो श्री ए नागराज जी बता रहे हैं कि मानव को ये जो रोटी कपड़ा मकान वाली जो वस्तुएं हैं ना, ये आवश्यकता से अधिक होता है तो वो चैन से सोता है। ये एक स्थिरता मानव को चाहिए, और वो मानव को आखेट से, शिकार से या जंगल से संग्रह करने से नहीं मिली। और नहीं मिली तो आदमी ने कहा, उसने समझा, किसको समझा, बीजानुषंगीयता को पहचान गया। देखो सारे के सारे बेटा जो वस्तुएं होती ना, उनका सीधा सीधा बीज नहीं मिलता है। जैसे अपने को लगाने हो सकरिया गाजर, क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटोज, तो कैसे लगाए जाते हैं, उसका बीज होता है, क्या होता है वो, कैसे गांठ होती है। तो उसने पहचाना ये कैसे लगेगा। केला कैसे लगाया जाता है, केले का बीज होता है, क्या बोले, उसकी साइड में से दूसरा निकलता है। हाँ अच्छा, नारियल कैसे लगता है, हाँ, पूरे फल को रख दो और एक समय के बाद फिर उसमें से वो फूटता है पेड़, है ना, बड़ा जबरदस्त वो प्रोसेस होता है। तो आदमी ने इस बीजानुषंगीयता को, कितने प्रकार की बीजानुषंगीयता, कोई कोई तने से भी लग जाता है। जैसे आपने गुलाब का वो लगाना हो तो उसकी वो डंडी लगा दो तो लग जाएगा, है ना। तो तने से, हाँ, तने से, बीज से, है ना। कोई कोई पत्तियों से भी मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि पत्थर चटा, वेरी गुड, पत्थर, हाँ भारी है, तो पत्ती से मल्टीप्लाई होता है, तने से होता है ना। किसके कंद खाने हैं, किसकी पत्ती खानी है, ये सब मानव ने पहचाना, और पहचान करके उसने क्या किया, खेती पूर्वक उत्पादन को प्राप्त किया। और उत्पादन से सबसे पहले स्थिरता आई आहार की। फिर आवास को उसने घास फूस इन सारी चीजों से बना लिया, अपना जैसा भी बना लिया, मिट्टी गेरू चूना सबसे बना लिया।
और उसने कपड़े वीव करने के लिए सब, ये देखो ऊन का, भेड़ से ऊन मिल जाएगी, वो गर्म रखेगी अपने को। फिर अपने को कॉटन के बीच से ये कपास मिलेगी। सोचो ना किसने वो पूरा सिस्टम बनाएगा जो खटखट खट 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 करके वो वीविंग करते रहते हैं, कि कैसे सोचा होगा। और स्वेटर्स को नहीं निट करते हैं सलाइयों से, कैसे सोचा होगा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आप लोगों ने वो देखी क्रोशिया, देखी क्रोशिया जो बनाते हैं, कितनी पतली सी वो धागा होती है, उससे क्रोशिया करते रहते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कैसे आदमी ने सोचा होगा ये, कितने तरीके, अपने तो कच्छ में कितने तरीके का भरत काम भाई, क्या ने क्या भाई, कहां से आदमी ने सोचा होगा। और ऐसे करते करते आदमी ने 3 चीजों की स्थिरता को पा लिया। आदमी ने जब इन स्थिरताओं को पाया तो एक और अद्भुत बात घटी, तो जिसको हम अपने भारत का बड़ा काफी गुणगान है इस मामले में। भारत एक ऐसा अद्भुत प्रदेश है जहां पर 6 ऋतुएं हैं, और 6 ऋतुओं का मतलब है कितना भी बंजर से बंजर इलाका हो, यहां पर भी बहुत सारा वैरायटी का उत्पादन होता है। जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं वहां पर तो ऐसा वैरायटी का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो भारतवर्ष में जो खेती आई, और खेती जिसको हम कह रहे हैं हल, कल आपने वीडियो में सुना होगा, हल का मतलब ही है सभी समस्याओं का हल, उकेल, समाधान, लिटरली शाब्दिक रूप से, है ना। तो इसका आना और खेती का आना, और खेती से है एक प्रकार की आ गई हमको आश्वस्ति। और भोजन को अच्छे तरीके से कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना आदि को लेकर कितना भोजन और औषधि, जिसको हम कह रहे हैं आहार और औषधि, 2 चीजों को लेकर के भाई साहब क्या काम हुआ है आयुर्वेद में जो सोचने लायक है। और इस समय, ये जो भारतवर्ष का समय रहा, इसमें मानव ने एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया, भैया सत्य क्या है। और कहां से वेद शास्त्र जन्मे, और कहां से आने लगा ये सब, क्योंकि खेती आई तो स्थिरता आई, आश्वस्ति आई कि भैया 3 टाइम खाना मिलेगा। तो जब आदमी की जो आवश्यकताएं पूरी हुई हैं, सामान्य आकांक्षा, तब उसने सीधा सीधा नहीं बना लिया कि वो प्लेन बनाना है और रॉकेट बनाना है, सब नहीं सोचा उसने। वो किस प्रश्न पर गया, म्यूट करिए नीलूबा, म्यूट करिए प्लीज। तो उसने अगला प्रश्न क्या पूछा, सत्य क्या है, और सत्य की शोध शुरू हुई, जिसको फिर है ना आप वेद के रूप में आपने थोड़ा बहुत वो जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें बताया होगा, 4 वेद हैं, 4 वेदों में अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं। तो जो ऋषि मुनि है ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो फ्री हैं, ये ऐसे लोग हैं जो चिंतक हैं। फ्री है मतलब देखो, ऋषि मुनि खुद तो कुछ बहुत सारा काम करते नहीं थे, ठीक है, उनके कुछ शिष्य हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, तो सब मिलजुल करके कर ले रहे हैं। तो वहां पर एक परंपरा शुरू हुई जिसको हम गुरुकुल कह रहे हैं, या जिसको हम बड़े बड़े नालंदा और ये इस तरीके के विश्वविद्यालय कह रहे हैं। वहां पर हो क्या रहा है भारत में, तो भारत में हो रही है सत्य की खोज। सोच रहे हैं, आदमी सोच रहा है बैठ करके, और वेद शास्त्र आदि की रचना हो रही है। कितने आपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है, मतलब मैं कभी कभी इस शास्त्र को सोचती हूँ तो मतलब दिस इज अनबिलीवेबल भाई। कोई बच्चा, कोई मानव संतान किस समय पैदा हुआ है, किस स्थान में पैदा हुआ है, उससे वो बता देते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके इस क्षेत्र में अच्छा करेगा, इसके अंदर ये गुण होंगे, है ना। कई लोग आपको ये भी बता देंगे कि इसका शरीर कैसा दिखता होगा, ये भी बता देते हैं। ये अद्भुत है भाई। तो ज्योतिष शास्त्र मूलतः जो है वो गणित है, एक्चुअली ये कैलकुलेशन है। तो किस चीज का गणित है जानते हैं, ये जो धरती है, धरती के ऊपर ये बुध, शनि, है ना, जितने भी प्रकार के और जो ग्रह हैं, ये जो किरणें ब्रह्मांडीय विकिरण होते हैं, इनके प्रभाव में किस प्रकार के मानव संतान जन्मेगा, ये बता रहे हैं लोग। ये बैठे बैठे क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे भाई, और क्या लिखा है इन्होंने अद्भुत, जो अभी तक चीजें सही हो रही हैं। तो भारत में फिर ये एक इतिहास है अपने आप में भारत का, कि जो खेती आई, खेती से अद्भुत गति हुई है। तो इस अद्भुत गति के रूप में आप देखोगे जो 2-2.5 हजार साल पहले, है ना, लगातार आप देखोगे ऋषि मुनि होते चले जा रहे हैं, और ये 6 दर्शन हुए, 6 प्रकार के दर्शन, एक दर्शन नहीं, 6 दर्शन, और सब एक दूसरे को आपस में कह रहे हैं ये वाली बात ठीक नहीं, ये वाली बात ठीक नहीं, ये वाली बात ठीक नहीं।
ऐसे करके षड दर्शन हुए। आप लोगों को बताया होगा ना कौन कौन से हैं षड दर्शन, बताओ। षड दर्शन, हाँ, इसका जनक ये जनक सर ने इसको रोटेट किया आप लोगों के ऊपर। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग बताएं, इनके ऊपर भी बढ़िया है। बताओ षड दर्शन के नाम याद है किसी को? चारवाक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, कुछ नहीं याद है? कोई बात नहीं। इस प्रकार से षड दर्शन आए और ये सब दर्शन जो है ये एक प्रकार का रिसर्च है एक्चुअली। पाणिनि, पतंजलि, हाँ, पाणिनि पतंजलि आदि ऋषि हैं एक प्रकार के हमारे, है ना। पतंजलि, महर्षि पतंजलि, है ना। पाणिनि जो है व्याकरण की रचना उन्होंने करी, तो मतलब लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा है। ये जो ऋषि होते हैं ना, ऋषि बेसिकली क्या है, रिसर्च साइंटिस्ट हैं। और रिसर्च साइंटिस्ट ये सब काम कर रहे हैं और षड दर्शन आते आते, है ना, ये सब एक दूसरे को काट रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, नहीं भैया ये बात नहीं ठीक है, ये बात नहीं ठीक है। ठीक उसी तरीके जैसे अभी साइंस में हम देखते हैं कि अगला कोई जो साइंटिस्ट होता है वो पिछले वाले की बात कहता है, भाई इसमें ये कमी रह गई है या ये गलत है, ये वाली बात ज्यादा सही है। ऐसी कुछ बातें षड दर्शन के स्वरूप में चल रही हैं। ये करीब 2500 साल पहले। जनक सर, सारे बच्चों को ध्यान जो है ना कैमरे वैमरे पे चला जाता है, आप इधर ही रखिए इसको, ठीक है। सब इधर तो गोल गोल घूमते रहते हैं कैमरे के साथ। हाँ चलो ठीक है। और उसके बाद एक ऐसा समय आया बेटा जहां पर, जिसको कह रहे हैं ना, देखो मुगलों का आक्रमण, ये सब थोड़ा तो आपको पता ही होगा, है ना। मुगलों का आक्रमण हुआ, धीरे धीरे जो संस्कृति जो रिसर्च की थी, पूरा देश जो है ना रिसर्च छोड़ करके अपने आप को बचाने में ही लग गया। मुगलों के आक्रमण से उबरे नहीं थे, तब तक आ गए अंग्रेज, फिर 200-250 साल हमारे चले गए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इस इतिहास को हमेशा सोचती हूँ कितना अद्भुत है कि 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ करके गए। ए नागराज जी 1920 में जन्मे हैं और 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। और बाबा जी 1 जनवरी 1950 को अमरकंटक में साधना करने गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अद्वैत दर्शन उनको मिला है, वो कह रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आपको बताया? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म से, सत्य से मिथ्या कैसे उत्पन्न हो गया, ये उनका क्वेश्चन है। तो उनको इसमें एक प्रश्न उठ गया, एक नहीं कई प्रश्न थे एक्चुअली, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इसमें उनको गड़बड़ दिखाई पड़ी और उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने जो भी उनके अग्रज रहे उनसे कहा कि भाई ये हमको समस्या आ रही है, हमको इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं आप तपस्या करिए, समाधि की स्थिति में आपको उत्तर मिलेगा। और बाबा जी लग पड़े। लगते लगते 1970 से 1975 के बीच में जो उन्होंने अध्ययन किया है, इस पूरे अस्तित्व का अध्ययन, उसको ही दर्शन के रूप में, वाद के रूप में, शास्त्र के रूप में सबके सामने रखा। और उन्होंने बताया ये जो जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा मानव का लक्ष्य है समाधान। हर मानव इन समाधान को सुनना चाहता है, जानना चाहता है, जीना चाहता है। इससे क्या होगा? तो कह रहे सुख, शांति, संतोष, आनंद लक्ष्य को पा जाएगा, ये बता रहे हैं। तो 2 चीजें बताई उन्होंने, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, शिक्षा को बदलो और व्यवस्था को बदलो। व्यवस्था क्या लाओ? परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था। तो कह रहे हैं शिक्षा और व्यवस्था को बदलने से परंपरा में बदलाव होगा, क्योंकि शिक्षा प्लस व्यवस्था इज इक्वल टू परंपरा। तो अमानवीय परंपरा से मानवीय परंपरा आ जाएगी और मानव सदा सदा सुख पूर्वक इस धरती को बनाए रखते हुए जी सकता है। ठीक है, तो ये एक उम्मीद की किरण, आशा की किरण जागती है यहां से। ठीक, समय हो गया है, सत्र को रोका जाए। चलिए, सभी को नमस्ते, धन्यवाद। ठीक है, देख लो आके। कितने मार्क्स आए आपके? कितने मार्क्स आए? नहीं देखा, उसमें तो स्कोर तुरंत ही आया होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा नहीं रिलोड करना, मैं आपको बता दूंगी कितने मार्क्स। हमने भी नहीं देखा है और कुछ लिखा भी नहीं। क्या चीज दिलूबा?